हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस चैनल मानवा हिंदी एक्सप्लेन पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी आई वॉज जस्ट हैविंग फन विद द टाइम लिमिट मानवा का चैप्टर 9। सो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं इस मानवा की आगे की कहानी को। फ्रेंड्स, हमने पिछले पार्ट में देखा था कि कैरन, जो इस नॉवेल की विलेनस थी, वो इजाबेल से मिलने उसके घर आई थी, जिसको देखकर इजाबेल बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। अब आगे चैप्टर की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि इजाबेल जमीन पर लेटकर बच्चों की तरह चिल्लाते हुए कहती है, लॉर्ड बाइटन, लॉर्ड बाइटन, लॉर्ड बाइटन को यहाँ लेकर आओ। इजाबेल ऐसे चिल्लाते हुए मन में सोच रही होती है कि अभी कैसा लग रहा है मिस विलेनस, तुम बस यहीं पर रुको, मैं अभी तुम्हें बताऊंगी कि बच्चों को हैंडल करना कोई आसान काम नहीं है। इसके बाद इजाबेल मन में सोचती है कि अभी तो तुम मुझे ऐसे देखकर परेशान हो गई होगी ना मिस विलेनस। इतना सोचते ही इजाबेल कैरन की ओर देखती है और उसके स्कैरी एक्सप्रेशंस देखकर वो शॉक हो जाती है और फिर मन में सोचती है कि ओ गॉड, ये तो गुस्से में बहुत ज्यादा डरावनी लगती है। इतना डर तो मुझे अपने डैड को देखकर भी नहीं लगता जितना इसे देखकर लग रहा है। इजाबेल इतना सोच ही रही थी कि तभी उसे याद आता है कि जो फ्यूचर में कैरन को हराएगा वो इस नॉवेल का हीरो आरोन होगा। इसके बाद इजाबेल को याद आता है कि अभी आरोन एक छोटा बच्चा होगा, तो अभी उसे उसकी पावर्स का पता नहीं होगा और अगर अभी हमें उसकी पावर्स को अवॉक करना हो तो मुझे आरोन को टॉर्चर करना होगा, जो कि इस सिचुएशन में इम्पॉसिबल है। इसके बाद इजाबेल हमें बताती है कि इस नॉवेल की आधी कहानी इसी पर बेस्ड है कि एक छोटा बच्चा, जिसे इस नॉवेल की विलेनस बहुत ज्यादा टॉर्चर करती है, एक दिन उस बच्चे के अंदर की जादुई शक्तियां जागृत हो जाती हैं और वो इस दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बन जाता है। इसके बाद इजाबेल हमसे कहती है कि अगर हमें विलेनस को हराना है तो मुझे आरोन को टॉर्चर करना होगा ताकि उसकी शक्तियां जागृत हों, और अगर मैं ऐसा करूंगी तो बाद में आरोन मुझसे बदला लेने के लिए मेरी फैमिली पर अटैक करेगा और क्योंकि वो बहुत ही स्ट्रांग है तो वो मुझे खत्म कर देगा, जो कि मैं कभी नहीं चाहूंगी। पर अगर मैं उसे टॉर्चर नहीं करूंगी तो उसे उसकी शक्तियों का पता नहीं चलेगा और वो कभी बिल्ट इन रॉयल फैमिली पर भी अटैक नहीं करेगा, और वो अगर इम्पीरियल फैमिली पर अटैक नहीं करेगा तो वो कभी भी एम्पीरियर नहीं बन पाएगा। तो इसका मतलब इस नॉवेल का कोई भी मेल प्रोटैगनिस्ट नहीं होगा जो विलेनस को हराएगा। इसके बाद इजाबेल हमसे कहती है कि कैरन, जो इस नॉवेल की विलेनस है, उसका आरोन से लड़ने का सिर्फ एक ही रीजन था और वो रीजन ये था कि आरोन कुछ समय बाद इस बिल्टन पैलेस का एम्पीरियर होगा। और फिर मन में सोचती है कि तो इसका मतलब अगर मैं आरोन को टॉर्चर नहीं करूंगी तो वो बिल्टन एम्पायर पर अटैक नहीं करेगा, और अगर वो अटैक नहीं करेगा तो वो कभी इस एम्पायर का एम्पीरियर नहीं बनेगा, और अगर आरोन एम्पीरियर नहीं बनेगा तो इसका मतलब आरोन इस कहानी का मेल प्रोटैगनिस्ट नहीं होगा जो विलेनस को रोकेगा, और अगर वो आरोन नहीं होगा जो कैरन से लड़ेगा तो इसका मतलब कैरन हमारी किसी फैमिली मेंबर से लड़ेगी। इसके बाद इजाबेल मन में सोचती है कि रुको रुको, स्टोरी को ऐसे नहीं छोड़ा जा सकता। इसके बाद इजाबेल मन में सोचती है कि कैरन का लक्ष्य है इस दुनिया पर राज करना, तो एम्पीरियर कोई भी हो, कैरन उससे जरूर लड़ेगी, चाहे वो आरोन हो या फिर मेरा डैड। लेकिन इस नॉवेल में ये साफ साफ लिखा था कि इस कहानी में दो स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर हैं, जिसमें पहला है आरोन जो इस कहानी का मेल प्रोटैगनिस्ट है और दूसरे मेरे डैड हैं। तो इसका मतलब आरोन के बाद कैरन को सिर्फ मेरे डैड हरा सकते हैं, पर मॉम के मरने के बाद डैड की शक्तियां बहुत ही कमजोर हो जाती हैं, तो अगर डैड उस हालत में कैरन से लड़े तो वो जरूर हारेंगे और हमारी फैमिली तबाह हो जाएगी। तो अभी के लिए ये अच्छा होगा कि मैं कैरन के साथ रहूं और उसे इस बात का एहसास दिलाऊं कि सब कुछ छीनने से ही खुशी हासिल नहीं होती, और क्या पता कैरन मेरे साथ रहकर इन बातों को समझ जाए और बाद में विलेनस ना बने। इसके बाद इजाबेल हमसे कहती है कि वैसे भी स्टोरी लाइन शुरू होने में अभी 20 साल है और उस समय मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगी, पर जो 21 साल का टाइम मुझे इस दुनिया में मिला है उसमें मैं ये चाहती हूँ कि मैं कुछ ऐसा छोड़कर जाऊं कि लोग मुझे बाद में याद रखें। इजाबेल ये सोच ही रही होती है कि तभी कैरन कहती है, अगर चीजें ऐसी ही चलती रहीं तो मेरा आपको पढ़ाना मुश्किल होगा प्रिंसेस, और वैसे भी मैजिक को सिखाने के लिए सबसे जरूरी होता है टीचर और स्टूडेंट का बॉन्ड अच्छा हो।
और अगर ऐसा नहीं होता तो मैजिक सीखने में आगे बहुत प्रॉब्लम्स होती। कैरिन के इतना कहते ही इजाबेल जमीन से उठती है और कहती है, हाँ आप ठीक कह रही हैं, जिसे देखकर कैरिन को बहुत ही अजीब लगता है। और कैरिन को ऐसे देखकर इजाबेल मन में सोचती है, ये सिचुएशन बहुत ही अजीब है। इजाबेल ये सोच ही रही होती है कि तभी कैरिन कहती है, आपका माइंड अचानक से कैसे चेंज हो गया प्रिंसेस। ये सुनकर इजाबेल कहती है कि अगर मैं आपके साथ बुरा व्यवहार करूंगी तो शायद लॉर्ड बाइटन मुझसे गुस्सा हो जाएंगे, और वैसे भी उन्नी आप बहुत ही सुंदर हैं, तो मुझे आपके साथ पढ़कर बहुत ही मजा आएगा। कैरिन से इतना कहते ही इजाबेल मन में सोचती है कि मेरी ये जिंदगी जो भगवान ने मुझे तोहफे के रूप में दी है, उसे मैं अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने में यूज करूंगी। इजाबेल इतना सोचते ही अपना हाथ दिल पर रखती है और फिर मन में कहती है कि ये सोचकर ही कितना अच्छा लग रहा है कि मैं अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करूंगी और मेरे सारे इमोशंस भी कंट्रोल हो गए हैं। इतना सोचते ही इजाबेल हमसे कहती है कि मुझे नहीं पता कि इस दुनिया की विलेन जिसे सिर्फ मेन कैरेक्टर ही हरा सकता है, उसे मैं कैसे हराऊंगी, पर इसके लिए मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी। इजाबेल के इतना कहते ही सीन शिफ्ट होता है और अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहां कैरिन रॉयल पैलेस के हॉल से चलती हुई इजाबेल के रूम तक पहुंचती है और इजाबेल से कहती है, प्रिंसेस मैं कैरिन हूँ, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ। इतना कहते ही कैरिन इजाबेल के रूम में एंटर करती है कि तभी इजाबेल भागते हुए आती है और रूम का गेट बंद कर देती है, जिसे देखकर कैरिन शॉक होती है और इजाबेल से पूछती है, प्रिंसेस आप ये। कैरिन के इतना कहते ही इजाबेल कहती है, टीचर एक मिनट, कोई यहाँ पर है तो नहीं। इजाबेल इतना कहते ही इधर उधर देखती है और फिर कैरिन को एक जेली देती है, जिसे देखकर कैरिन कहती है, प्रिंसेस क्या ये एक जेली है। ये सुनकर इजाबेल कहती है, हाँ ये एक पीच फ्लेवर की जेली है जो मैंने आपके लिए बचा कर रखी थी। इतना कहते ही इजाबेल कैरिन से मुस्कुराते हुए बोलती है, टीचर प्लीज आप इसे मेरी तरफ से रख लीजिए। इजाबेल को ऐसे देख कैरिन सरप्राइज होते हुए कहती है कि अभी हमारे पढ़ाई करने का वक्त है और जब आज की पढ़ाई खत्म हो जाएगी तो मैं आपसे ये ले लूंगी। ये सुनकर इजाबेल कहती है, ओके। और फिर इजाबेल मन में सोचती है कि लोग कहते हैं कि अगर हमें किसी के साथ अच्छे संबंध बनाने हैं तो हमें उसे अच्छे गिफ्ट्स देने चाहिए। इतना सोचते ही इजाबेल हमसे कहती है कि ये बात साफ है कि कैरिन जो इस नॉवल की विलेनस है, उसका दिल जीतना नामुमकिन है, तो इसीलिए मैं ये चाहती हूँ कि कैरिन कम से कम ये सोचे कि मैं उसके लिए कोई खतरा नहीं हूँ। इसके बाद इजाबेल सोचती है कि ये पॉसिबल है क्योंकि मैं बहुत ही क्यूट हूँ। इजाबेल ये सोच ही रही होती है कि तभी कैरिन कहती है, चलिए प्रिंसेस हम अपनी पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। ये सुनकर इजाबेल कहती है, ओके। इजाबेल के इतना कहते ही कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां कैरिन इजाबेल को पढ़ा रही होती है कि तभी इजाबेल कैरिन से कहती है, टीचर मुझे आपसे एक सवाल पूछना है। ये सुनकर कैरिन कहती है, जी प्रिंसेस पूछिए। कैरिन के इतना कहते ही इजाबेल पूछती है, टीचर आपकी एज कितनी है। ये सुनकर कैरिन सरप्राइज्ड होती है और पूछती है, क्या मेरी एज। कैरिन इसके आगे कुछ कहने ही वाली थी कि तभी इजाबेल कहती है, जी हाँ टीचर, और आपका नाम कैरिन क्यों है और आपने मैजिक करना कब सीखा था, और आपको खाने में क्या पसंद है, क्या आपको पीचेस पसंद है। टीचर अगर आपको पीचेस पसंद है तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, मुझे चीज़ें शेयर करना बहुत ही पसंद है। इजाबेल इतना कहते ही मन में सोचती है कि किसी समझदार व्यक्ति ने कहा है कि अगर हमें दुश्मन को हराना है तो हमें उसकी सारी कमजोरियां पता होनी चाहिए, ताकि दुश्मन की कमजोरी हमें पता हो और हम उसे हरा सकें। इजाबेल ये सोच ही रही होती है कि तभी कैरिन कहती है कि मैं अभी 22 साल की हूँ और जब मैं छोटी थी तब मैंने ये सुना था कि मेरे गांव में खिलने वाले फूल के नाम पर मेरा नाम रखा गया है, और मैंने मैजिक तब सीखना शुरू किया जब मैं अपने टीचर से पहली बार मिली थी, और उस समय मैं सिर्फ 7 साल की थी और मैं खाने पर ज्यादा ध्यान नहीं देती, पर मुझे तला भुना खाना बिल्कुल पसंद नहीं। कैरिन के जवाब सुनकर इजाबेल उसकी ओर देखती है और मन में सोचती है, ओ गॉड ये कौन है। मैं इन्हें देखकर ये सचमुच नहीं कह सकती कि ये इस नॉवल की विलेनस है।
इज़ाबेल ये सोच ही रही होती है कि तभी सीन शिफ्ट होता है और कुछ दिन पहले का सीन दिखाया जाता है जहां कैरन इज़ाबेल से पूछ रही होती है कि प्रिंसेस, आपको नर्विडल मार्क के बारे में पहले से ही पता है ना प्रिंसेस। ये सुनकर इज़ाबेल शॉक होती है और कैरन से मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ मुझे पता है। कैरन से इतना कहते ही इज़ाबेल मन में सोचती है कि नॉवल में ये साफ साफ लिखा था कि कैरन ने नर्विडल कर्स का यूज किया था फीमेल कैरेक्टर पर उसे मारने के लिए। इज़ाबेल इतना सोचते ही हमें बताती है कि नॉवल में नर्विडल कर्स के रिसर्च के बारे में ज्यादा नहीं बताया गया, पर व्यूअर्स का ये मानना था कि कैरन ने बहुत सारे रिसर्च की थी नर्विडल कर्स के बारे में और शायद अभी उसने नर्विडल कर्स के बारे में रिसर्च स्टार्ट कर दी है, इसीलिए वो मेरे पास एक टीचर बनकर आई है ताकि वो नर्विडल कर्स के बारे में जान सके। इज़ाबेल ये सोच ही रही होती है कि तभी कैरन उससे पूछती है, प्रिंसेस आपको नर्विडल कर्स के बारे में क्या पता है। कैरन की बात सुनकर इज़ाबेल जवाब देती है कि जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तब मेरी मौत हो जाएगी। ये सुनकर कैरन पूछती है, प्रिंसेस क्या आपको पता है कि मौत का मतलब क्या होता है। इसके जवाब में इज़ाबेल कहती है, हाँ मुझे पता है कि मौत का मतलब क्या होता है और इसीलिए मैं चाहती हूँ कि जिनसे मैं प्यार करती हूँ उनके साथ मैं बहुत सारी अच्छी यादें बनाऊं ताकि जब मैं इस दुनिया से जाऊं तब मुझे कोई भी पछतावा ना रहे। इज़ाबेल की ये बात सुनकर कैरन उससे पूछती है कि क्या आपको इस बात से डर नहीं लगता प्रिंसेस। ये सुनकर इज़ाबेल कहती है, हाँ डर लगता है, पर मेरे लिए ये जिंदगी एक तोहफा है जो भगवान ने मुझे दिया है और इसीलिए मैं बहुत ही खुश हूँ। इज़ाबेल इतना कहते ही कैरन से मुस्कुराते हुए बोलती है, मिस कैरन आपसे मिलना भी मेरे लिए एक तोहफे की तरह है, तो इसीलिए मैं बिल्कुल भी दुखी नहीं हूँ। कैरन से इतना कहते ही इज़ाबेल मन में सोचती है कि ये बिल्कुल सच है, क्योंकि आपसे 20 साल बाद मिलना मेरे लिए बहुत ही डरावना होता, तो इसीलिए मैं बहुत खुश हूँ कि मैं आपसे इस वक्त मिली हूँ। इज़ाबेल इतना सोचते ही कैरन से पूछती है, पर क्या जब मैं मर जाऊंगी तो लोग सैड होंगे। मुझे सैड चीजें अच्छी नहीं लगती, तो इसीलिए मैं नहीं चाहती कि मेरे जाने के बाद कोई भी सैड हो। मिस कैरन क्या आप इस बात से सहमत हैं। कैरन से इतना कहते ही इज़ाबेल मन में सोचती है, ये मेरे सवाल का कोई जवाब क्यों नहीं दे रही हैं, क्या ये मुझसे नाराज हो गई हैं। इज़ाबेल इतना सोचते ही कैरन के चेहरे की ओर देखती है और कैरन के चेहरे को देखकर इज़ाबेल बहुत ही शॉक होती है, क्योंकि कैरन के आंख से आंसू बह रहे होते हैं। कैरन को रोते देख इज़ाबेल सोच रही होती है, हे भगवान ये क्यों रो रही हैं। इज़ाबेल के इतना सोचते ही ये चैप्टर यहीं पर खत्म होता है।